नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज को क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की जो सीरीज शुरू की थी उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट चैप्टर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप अपने चैनल के ऊपर जाके वहाँ पर जो है हमारे जो एनवीरे एजुकेशन का चैनल है वहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जो है फंडामेंटल्स की और आर्किटेक्चर की सभी क्लासेज जो है वहाँ पर मौजूद है। आप उनको देखिए, उनके नोट्स बनाइए ताकि एग्जाम के अंदर आपकी एक बेस्ट तैयारी हो सके। हमने उसके बाद जो सीरीज शुरू की थी वो अपनी है डीबीएमएस की। डीबीएमएस के अंदर हमने इंट्रोडक्शन जान लिया है डीबीएमएस का। उसके बाद फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में जाना था। और जो इससे लास्ट जो वीडियो था जो लास्ट वीडियो था प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हमने 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा है। तो आपने अगर ये तीनों वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। इसके जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है सारे हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने जो है हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे, इसी वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंसी के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले इस आर्किटेक्चर को जानेंगे उसके बाद, ठीक है ना। वो 3 टायर आर्किटेक्चर अलग है, ये 3 स्कीमा आर्किटेक्चर अलग है। इसके अंदर टॉपिक्स और पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे अलग हैं। इसको समझाने से पहले आपको 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर का जो बेसिक्स है वो पता होना जरूरी है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कल वाला। तो इस साइड में मैं लेता हूं, यहां पर 2 टायर है अपने पास, ठीक है, और इधर है अपना 3 टायर। एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बता दें कि टायर का क्या मतलब होता है। इस 3 टायर और 2 टायर के अंदर टायर का क्या मतलब है भाई? सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं इस 2 टायर और 3 टायर का मतलब क्या होता है। इस टायर का क्या वर्ड है यहाँ पर, ये आप किस टाइप में यूज कर सकते हैं इस टायर का। तो लगभग सभी ने आंसर दिया होगा। इस टायर का मतलब होता है आपके लेयर। क्या होता है भाई? लेयर। यानी 2 टायर में 2 लेयर होगी, 3 टायर में 3 लेयर होगी। कैसा? तो यहां पर देखिए, मेरे पास जैसे मान लिया कि ये यूजर है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो हैं आपके कनेक्टेड हैं एक डेटाबेस से, ठीक है। ये डेटाबेस है यहाँ पर जिससे ये सारे कनेक्टेड हैं। 3 टायर में क्या है कि यही यूजर जो है वो कनेक्टेड है डेटाबेस से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना है एप्लीकेशन सर्वर या एप्लीकेशन लेयर, और ये फिर कनेक्ट होता है इस डेटाबेस से। तो इस दोनों को समझेंगे आप तो यहाँ पर इसको समझने में आसानी होगी। अब समझिएगा यहाँ पर 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर में होता क्या है बेसिकली। तो यहां पर समझिएगा पहले 2 टायर के अंतर्गत कि इसके अंदर 2 लेयर है। लेयर कौन सी है? एक लेयर ये वाली, एक लेयर ये, तो 2 लेयर ही है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि यूजर जो है, जो भी इसके पास देखो, प्रत्येक जो ऊपर का जो लेयर होता है मेन चीज, इसके अंदर एक एपीआई होता है या इंटरफेस जिसको बोल सकते हैं। जो चीज आपके सामने दिख रही है वो होता है एपीआई, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो इसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के इंटरफेस के अंदर यूजर जो भी डिटेल होता है वो भरता है और उसको फिर वो जो है यहाँ पर सेंड करता है। तो देखो, डेटा तो यहां पर जो है वो फाइल्स के रूप में स्टोर है। अब डेटा को यहां पर जब यहां से इसको रिक्वेस्ट किया जाएगा तो इन फाइल्स के अंदर से जो डेटा होगा वो यहां पर आएगा टेबल्स के रूप में। किस में आएगा भाई? टेबल्स के रूप में आएगा। तो यहां पर इसको दोनों को टेबल्स के रूप में दिखाना और फाइल से एक्सेस करने का काम कौन करेगा? तो वो करेगा आपके क्वेरी करेगा। कौन करेगा भाई? क्वेरी। तो जब भी यूजर अपनी इस इंटरफेस के अंदर डिटेल भर के इसको सेंड करेगा तो पहले क्वेरी में कन्वर्ट होगी और वो क्वेरी जाके यहाँ पर डेटा को फाइंड करके वापस आएगी। थर्ड में इसमें देखो दोनों में काम सेम है। इसके अंदर भी क्वेरी लिखी जाती है, डेटा को भेजा जाता है यहाँ पर, जो भी एक्सेस करना है उसके लिए जो रिक्वेस्ट की जाती है और डेटा यहाँ से आता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें यूजर जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस के साथ, लेकिन इसके अंदर एक लेयर आ रही है बीच में जिससे क्या हो रहा है कि यूजर डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। पहले वो आपका जो भी रिक्वेस्ट है आपका वो जाएगा इसके पास, फिर ये उसको जो है यहाँ पर वेरीफाई करके यहाँ से भेजेगा, फिर डेटा लेगा, फिर वापस आपको भेजेगा। तो इन दोनों को यूज करने का मेन चीज क्या है? देखो, बेनिफिट अगर देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ 2 लेवल है, जिससे क्या है कि भाई इसका मेंटेनेंस जो होता है ना तो वो भी अच्छा होता है, कॉस्टली भी कम होता है। ये मेंटेनेंस मतलब अगर यहाँ पर आपके क्लाइंट में प्रॉब्लम हो गया तो क्लाइंट में ठीक हो सकता है आसानी से। सर्वर है तो सर्वर, मतलब ये जो होगा वो एक मिनी प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट आप मान सकते हो। लेकिन थर्ड वाले के अंदर क्या है भाई आपके बेनिफिट कि इसके अंदर जो यूजर को, अब इसके अंदर बेनिफिट आपको पता चला कि इसके अंदर मेंटेनेंस आसान है, लेकिन एक आपको इसमें साथ में डिसएडवांटेज भी मिलेगा।
कैसे कि यूजर अगर डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस के साथ तो क्या हो सकता है, कभी कभार इस डेटा के साथ कुछ भी गड़बड़ भी हो सकता है, यानी डेटा जो है अनसिक्योर रहता है इसके अंदर, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन डेटा अनसिक्योर रह सकता है इसके अंदर, ये मान सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर कि यूजर जो है वो डायरेक्ट इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता है, उसको पहले एप्लीकेशन सर्वर पर जाना पड़ेगा और फिर वो यहां से जुड़ेगा। तो क्या होता है कि डेटा को आने और जाने के अंदर अगर बीच में कोई प्रॉब्लम है तो भी वो नहीं होगी, डेटा के अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी बनी रहती है। तो ये अपना कल 3 टायर और 2 टायर आर्किटेक्चर था, जो कि मैंने आपको बहुत ही शानदार एग्जांपल्स के साथ समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जो है आई बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, आई बटन के ऊपर आपको जो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा है, और आप जो है हमारे चैनल के ऊपर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब वीडियो को डेली आप विजिट करते हैं, ठीक है। और अभी वीडियो जो है आगे शुरू करने से पहले आप सभी से सबसे बड़ी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने अभी तक आपके जो भी दोस्त मित्र जो भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो शेयर नहीं किया तो भाई हमारे चैनल का वीडियो आप जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि आपको यहाँ पर जो है बिना कोई कॉस्ट के जो है यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, वो भी एडवांस लेवल की। चलिए अब हम बात करते हैं भाई 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर देखिए पहले कि स्कीमा का मतलब क्या होता है, ये स्कीमा जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो यहां पर देखिएगा, इस आर्किटेक्चर को समझने से पहले समझिए कि ये आर्किटेक्चर, इस स्कीमा का मतलब क्या होता है। तो स्कीमा का मतलब होता है बेसिकली कि डेटा जो है आपकी जो टेबल है उस टेबल में डेटा किस फॉर्म में स्टोर है और वो जो है कौन कौन से टाइप से स्टोर किया गए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँ तो एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। किस नाम की टेबल है भाई, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाएंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू ही। तो इसके अंदर जैसे 3 कॉलम हैं, तो यहाँ पर जैसे ID है बच्चे का, यहाँ पर उसका नेम है और यहाँ पर है फीस, ठीक है। और आईडी के अंदर ये जैसे वो आईडी नंबर 1 ये 2, तो नेम में जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ रवि, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे प्रिया दे दिया यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर फीस का बात करें तो फीस का जैसे यहाँ पर हो गया, जैसे ये 8,000 रुपये है, यहाँ पर जैसे 9,500 रुपये है। तो यहाँ पर देखिएगा अब स्कीमा को कैसे समझेंगे कि सबसे पहले तो देखेंगे कि उस टेबल के अंदर डेटा को स्टोर करने का तरीका क्या है, ठीक है, और वो किस रूप में स्टोर किया गया है। रूप का मतलब तो आपको पता चल गया कि ये एक टेबल के रूप में स्टोर है। डेटा को किस रूप में स्टोर किया गया है और वो किस प्रकार स्टोर किया गया है, ये आपका क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है, या स्कीमा इसको जो है वो शो करती है। कैसे, अब देखो इसके अंदर अगर आपको देखा जाए तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी कि सबसे पहला देखेंगे कि जैसे ये आईडी नाम का एक कॉलम है भाई इसके अंदर, तो ये स्कीमा के अंतर्गत ही जाएगा। कि स्कीमा के अंतर्गत देखें तो एक स्टूडेंट नाम की टेबल है जिसके अंदर डेटा को इस प्रकार से सेव किया गया है कि आईडी वाला जो ये आपका है बॉक्स, आईडी नंबर का जो आईडी का जो आपके कॉलम है इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है। नेम के अंदर देखा जाए तो ये कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर जो भी है ये वैल्यू है। फीस के अंदर देखा जाए तो इंटीजर प्रकार की वैल्यू। तो ये आपको यहां से देखते पता चल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्कीमा का मतलब होता है कि डेटा को किस रूप में स्टोर किया गया है, किस प्रकार स्टोर किया गया है, वो आपका स्कीमा कहलाता है, ठीक है। चलो अब मैं यहां पर आपको इस आर्किटेक्चर के बारे में बताता हूं। तो इसके अंदर क्या है कि भाई 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि जब एक डेटा स्टोर किया जाता है, उसको एक्सेस किया जाता है, उसको सेंड किया जाता है, तो वो इस लेवल्स के ऊपर आता है। तो इन लेवल को आपको समझना है यहां पर ध्यान से। सबसे पहले देखिए कि 3 यूजर हैं और एक्सटर्नल स्कीमा है इसके अंदर, जिसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, व्यू लेवल बोलते हैं। अब व्यू लेवल क्या होता है या एक्सटर्नल स्कीमा का मतलब क्या होता है, इस लेवल पे क्या होगा, सबसे पहले वो आप बात जो है जानिए। और यहां पर इसके अंदर देखिए क्या होता है, व्यू लेवल का मतलब होता है जो यूजर के सामने जो इंटरफेस है उसको हम व्यू लेवल बोलते हैं। अब देखिए मैं यहां पर अगर मान के चलो एक स्टूडेंट नाम का जो है कोई वेबसाइट है, ठीक है ना, कोई स्टूडेंट का कोई भी स्कूल का कोई भी मान लो कि एक स्कूल है कोई, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक कोई ABC नाम की एक स्कूल है, जिसके अंदर अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टूडेंट का लॉगिन है, ठीक है, यहाँ पर एडमिन पैनल है। तो ये जैसे 3 बॉक्स है या 3 आपके सामने जो है लिंक्स है। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्टाफ पे, तो स्टाफ का मतलब टीचर मान सकते हो या स्टाफ टीचर दोनों में से कोई भी मान लो। तो अब आप अगर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे या इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टाफ से रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस हैं या जो भी उनको फैसिलिटी दे रखी है वो शो होगी इसके अंतर्गत। अगर आप स्टूडेंट के अंदर जाओगे तो क्या होगा, वहां पर स्टूडेंट रिगार्डिंग चीजें आएंगी। जैसे स्टूडेंट का रिगार्डिंग चीजें क्या क्या आ सकती है, वो मार्कशीट देख सकता है खुद की, अपना खुद का प्रोग्रेस बार देख सकता है, उसकी फीस कितनी बाकी वो भी यहाँ पर देख सकता है। लेकिन जो फैसिलिटी स्टाफ को दी गई, टीचर को दी गई, क्या वो स्टूडेंट को मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि टीचर जो है उसके पास फैसिलिटीज अलग है, इसके पास फैसिलिटीज और इसके पास कमांड जो है वो अलग है। एडमिन के अंदर देखेंगे तो जो मेन जो एडमिन होता है तो वो उसका हिसाब से जो है डेटा है, भाई इन सभी का डेटा इसके पास रहता है, लेकिन इसका डेटा इन सभी के पास नहीं रह सकता, ना इसका डेटा इसके पास रह सकता है। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल हो सकती है कि ये टीचर जो है ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो देख सकता है, लेकिन उनके डेटा जो है पर्सनली वो यहाँ पर नहीं देखे जा सकते ना। तो मेरा यहां पर आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू यही समझाना है भाई कि एक्सटर्नल लेवल या जो व्यू लेवल जो होता है, एक्सटर्नल स्कीमा जो होती है वो हर एक यूजर के लिए अलग अलग होती है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग होती है। चलिए इसको एक और बेटर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपने RSM SSB के थ्रू कोई फॉर्म भरा है, RPSC के थ्रू कोई फॉर्म भरा है। जब आप, या सबसे बड़ा एग्जांपल अच्छा लेते हैं हम SSO ID का, तो SSO ID के अंदर आप देखेंगे तो आपने जैसे लॉग इन किया, जैसे ये 3 यूजर है 1, 2 एंड 3, तीनों में क्या हुआ कि फर्स्ट वाले ने लॉग इन किया तो उसकी डिटेल उसके सामने आएगी भाई, तो उसका व्यू लेवल अलग है। ये दूसरे यूजर ने लॉग इन किया तो उसकी डिटेल अलग है भाई, उसका व्यू लेवल अलग है। तीसरे ने लॉग इन किया तो उसका व्यू लेवल अलग है, उसकी जो डिटेल अलग है। तो यहां पर मैं इसका मतलब यह है कि व्यू लेवल के अंतर्गत वो चीजें दिखाई जाती है जो उसके रिगार्डिंग हो, उससे संबंधित हो, तो वो व्यू लेवल के अंदर दिखाया जाता है। तो व्यू लेवल में आप ये बता सकते हो कि आपको जो है उस टेबल से संबंधित जो डेटा होता है वो इस व्यू लेवल के अंतर्गत दिखाया जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि टेबल डेटा जो होता है, यूजर के सामने जो डेटा आता है वो आता है टेबल के रूप में। यूजर के सामने जो डेटा आएगा वो आएगा आपके टेबल के रूप में। किस रूप में आएगा भाई? टेबल में। लेकिन एक्चुअली में वो डेटा जो स्टोर होता है वो होता है आपके फाइल्स के रूप में। किस रूप में स्टोर होता है भाई? फाइल्स के रूप में जो है वो डेटा स्टोर होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई। तो डेटा तो यहां पर फाइल्स में, लेकिन जो वो यूजर के पास आएगा तो वो क्या होगा? टेबल के रूप में आएगा, यानी एक टेबल आएगी उसके अंदर डेटा फिल होगा। लेकिन जब वो स्टोर करता है तो वो जाता है फाइल्स के रूप में, फाइल होती है उसके अंदर चला जाता है वो। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जांपल भी बताऊंगा वैसे इसके। तो यहां पर आपको ये समझ में आ चुका है ना भाई, व्यू लेवल का मतलब क्या होता है? व्यू लेवल का मतलब होता है कि उस टेबल से रिगार्डिंग, उस टेबल से संबंधित जो डेटा है वो आपको इस लेवल पर दिखाया जाता है। अब देखिएगा कि व्यू लेवल के बाद में आता है यहां पर लॉजिकल लेवल। कौन सा आता है भाई? लॉजिकल लेवल। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि ये आपको मेन चीजें शो करेगा, जैसे कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी, देखो अब मैं इसको मिटाता हूं भाई यहां से। तो आपके पास जैसे ये डेटाबेस है, मान लिया ये आपके स्टूडेंट या ABC स्कूल नाम का डेटाबेस है। अब इसके अंदर जैसे आपने कौन कौन सी टेबल बना रखी है उसके नाम मैं लिखूंगा। जैसे यहाँ पर मान लिया कि आपने एक टीचर नाम की टेबल बनाई है भाई, इसके अंदर एक स्टूडेंट नाम की आपने टेबल बनाई है, इसके अंदर कोई एक फीस नाम की टेबल बनाई है, और इसके बाद में आपने मान लिया जैसे कोई एक एडमिन नाम की अलग से कोई टेबल है जिसके अंदर ये पर्सनल डेटा जो है वो स्टोर है। अब ये 4 टेबल है भाई इस डेटाबेस के अंदर। नाम डेटाबेस का क्या? ABC, कुछ भी मान लो आप। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर लॉजिकल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा का मतलब क्या होता है, इस लेवल पे क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कि इसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं, उस टेबल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर होती है। टेबल तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके आगे भाई, यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको एक तो सबसे पहले मिलेगा वो होगा टेबल की इंफॉर्मेशन। ठीक है, टेबल की इंफॉर्मेशन जो होगी वो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो इसके अंदर कि भाई कौन कौन सी टेबल है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, इन टेबल्स के बीच में रिलेशन कौन कौन सा है वो रिलेशन आपको शो करेगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर टेबल का रिलेशंस जो है इसके अंदर इस लेवल पर आपको पता चलता है। टेबल में जो इन टेबल्स के बीच में रिलेशंस क्या है वो यहां पर शो होगा। अब अगर आपको बताया जाए तो एक स्टूडेंट और एक फीस के बीच में रिलेशंस क्या हो सकता है भाई? डेफिनेटली हो सकता है कि एक स्टूडेंट की कितनी फीस बाकी है। ठीक है, तो उस स्टूडेंट की जो आईडी है मान लिया, तो उस आईडी नंबर पे या स्टूडेंट के नेम के बेस पर उसको पता चल रहा है कि स्टूडेंट का आईडी नंबर ये है और उस आईडी नंबर का अंदर ये स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट की इतनी फीस बकाया है, तो इनके बीच में रिलेशन हो गया। अगर आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में अगर रिलेशन दिखाना चाहते
तो ये लगा सकते हैं कि भाई जैसे स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो टीचर है कौन कौन से स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो ये लो यहाँ पर रिलेशन हो गया, सब्जेक्ट वाइज रिलेशन हो गया, क्लास वाइज रिलेशन हो गया, बहुत सारे, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। तो ये आप इसके बीच में जो रिलेशंस दिखाते हैं वो आपकी डिटेल्स इसके अंदर होती हैं। बाद में क्या होता है कि इस टेबल के अंदर, जैसे टेबल से सारी, इस टेबल के अंदर कौन कौन सा डेटा फिल है उसकी भी जानकारी यहां पर इस लेवल पर आप देख सकते हो। डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, कौन कौन से कॉलम है उसमें कौन कौन सा डेटा है वो आप देख सकते हो। तो देखो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या लॉजिकल लेवल पर आप क्या क्या पता कर सकते हैं। एक तो इस लेवल पर जो है टेबल की इंफॉर्मेशन सेव होती है, टेबल्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं वो यहाँ पर स्टोर होते हैं, और यहाँ पर इससे टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसका भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलता है लॉजिकल लेवल पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दूसरा समझ में आ चुका होगा भाई सभी को। तो अब तीसरा आता है फिजिकल स्कीमा। अब देखिएगा यहाँ पर फिजिकल स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है भाई, ये सारा मिटा देता हूं मैं। अब फिजिकल स्कीमा का मतलब ये होता है, ये जो है इस लेवल पर आपको वास्तविकता में पता चलता है कि वो जो आपका डेटा है, आपकी जो टेबल है, आपका डेटाबेस जो है, ये डेटाबेस, सॉरी, ये जो डेटाबेस है वो कहां पर स्टोर है। डेटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन, ये वास्तविकता में आपको बताता है कि ये डेटाबेस जो है वो किस मतलब किस कंप्यूटर पर स्टोर है। तो आप यहां पर इसके अंदर उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना, वो कौन से कंप्यूटर में है, कौन से ड्राइव्स के अंदर स्टोर है, कौन से फोल्डर फाइल्स के अंदर स्टोर है, वो सारा कुछ आपको इस लेवल पर पता चल जाता है। ये आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें एकदम क्लियरली सारा एक एक लेवल को समझा रखा है, इसलिए आप अभी जो है सिर्फ समझे सारे। तो फिजिकल के अंदर ये होता है कि भाई इसके अंदर ये डेटाबेस जो है वो कहां पर स्टोर है, कौन सी लोकेशन पर है, कौन से ड्राइव्स में है, वो सारा का सारा आपको वास्तविकता में पता चलता है इस फिजिकल लेवल पे, इसलिए इसका नाम फिजिकल रखा गया है। तो भौतिकली आपको जो है वास्तविकता में यहाँ पर पता चलता है कि ये डेटाबेस कहाँ स्टोर है, किस ड्राइव में, किस कंप्यूटर में, वो सारा कुछ आपको लोकेशन वगैरह यहाँ पर पता चलता है इस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, सॉरी। और डेटाबेस फाइनली क्या होगा, ये तो डेटा को स्टोर करता है फाइल्स के रूप में। अब देखेगा सबसे बड़ी बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि आपको अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का मेन गोल्स क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, ये अगर ये आर्किटेक्चर को डेवलप किया गया, इसका कोई ना कोई तो पीछे रीजन होगा। तो देखिए यहां पर इसका मेन गोल क्या है। तो इसका मेन गोल देखिएगा आप कि एक यूजर अगर इस डेटाबेस तक पहुंचना चाहता है तो उसको 1, 2 और 3 लेवल क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, डेटा की सिक्योरिटी और ज्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि यूजर एकदम अगर डायरेक्ट से कनेक्ट होता है और वापस यहां से अगर एक्सेस करता है तो बीच में सेंधमारी हो सकती है, डेटा को अगर डेटा करप्ट भी हो सकता है, तो डेटा को सिक्योरिटी नहीं मिलती है यहां पर। लेकिन यहां पर देखो यूजर पहले इस लेवल पे आएगा, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, यूजर इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, फिर यहां पर आएगा। तो देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है। तो यहां पर इसका मेन गोल है आपका डेटा को सिक्योरिटी देना, यूजर को डेटा से या डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट न होने देना। तो ये इसका मेन गोल होता है भाई आपका 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का, जिसमें यूजर जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, उसको लेवल बाय लेवल आना पड़ेगा, फिर जाके वो यहां पर होगा। तो एक बार इसका फास्टली रिपीटेशन कर लेते हैं, फिर इसको जानते हैं एक लॉजिकल लेवल पर और एक इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट बनते हैं। तो सबसे पहले जानिएगा कि एक यूजर जो होता है वो एक्सटर्नल स्कीमा के अंतर्गत क्या पता करता है कि उसके सामने जो डेटा है वो व्यू लेवल पर दिखाया जाता है, उससे संबंधित जो यूजर ने लॉग इन किया तो उसका संबंधित ही जाएगा। अब ध्यान रखिएगा हर यूजर का व्यू लेवल अलग होता है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, जैसे आप स्कूल की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो हर एक बच्चा जो लॉगिन कर रहा है अपनी, तो उसका देखो डेटा भी अलग होगा अंदर। जैसे कोई बच्चा है राम और एक श्याम, तो राम की 5000 फीस बकाया, इसकी 10,000 है, तो अलग अलग डेटा होगा यहाँ पर, उसकी फोटो अलग होगी, उसका डेटा टाइप अलग हो गया ना, सारा का सारा, ठीक है ना। तो मतलब हर एक यूजर के लिए उसका व्यू लेवल अलग होगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखें कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंतर्गत, तो यहां पर क्या होगा भाई, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा के अंतर्गत यहां पर यह फायदा मिलता है आपको कि यहां पर आप जो है टेबल की इंफॉर्मेशन देख सकते हो, टेबल के बीच में रिलेशंस क्या है वो देख सकते हो, उन टेबल में कौन कौन सा डेटा है वो स्टोर कौन सा है, तो वो आप यहां पर इसके अंतर्गत देख सकते हो लॉजिकल स्कीमा के अंतर्गत। अब देखिएगा
नेक्स्ट आता है आपके फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा के अंतर्गत क्या होता है भाई, इसके अंदर वास्तविकता में आपको पता चलता है इस लेवल पर कि डेटा जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम पर जो है वो किस लोकेशन पर स्टोर है, किस कंप्यूटर पर स्टोर है, उसका पता क्या, सारा कुछ आपको इस लेवल पर पता चलता है। और यहां पर आप देखते हैं तो डेटा आपका जो है फाइल्स के रूप में स्टोर आपको मिल जाता है। अब देखिएगा जो वर्किंग कंडीशन के हिसाब से देखें तो इन लेवल पर वह कौन करता है, इन लेवल्स पर कौन कौन कार्य करता है, तो उसके बारे में जानिएगा भाई। तो आपके सामने डेटा को किस प्रकार दिखाना है, कौन कौन सा डेटा दिखाना है, तो उसके लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है या जो व्यक्ति कार्य करता है वो कौन होता है भाई, वो होता है आपका फ्रंट एंड। हम ऐसा मान सकते हैं भाई यहां पर जो है फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है वो यहां पर काम करता है इस व्यू लेवल के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करेगा, आपके सामने भाई डेटा जो है वो जो यहां से एंडिंग से जो डेटा आ रहा है वो फ्रंट में आपके सामने किस प्रकार दिखाना है, तो उस लेवल पर जो है ये फ्रंट एंड डेवलपर आप मान सकते हैं जो ये काम करता है। इसके बाद देखिए आपके सामने आता कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। यहां पर आपको क्या दिखाया जाएगा, टेबल की इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, टेबल के बीच में रिलेशंस क्या है, डेटा कौन सा है, तो उसको दिखाने के लिए उसका ब्लूप्रिंट बनेगा ना भाई, वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो एक आप माने तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है वो, तो उसको डिजाइन किया है किसी ना किसी ने। तो आप मान सकते हैं इसके अंतर्गत आपको इस लेवल पर आपको डेटाबेस डिजाइनर जो होता है वो वर्क करता है इस लेवल पर, ठीक है, इस सेकंड लेवल पर। अब यहां पर क्या होता है, मेन डेटा के ऊपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटाबेस को कब क्या, डेटाबेस जो है वो कहां पर स्टोर है, उसमें जाके कहां पर कब क्या चेंज करना है, तो इस लेवल के ऊपर जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो वर्क करता है इस लेवल पर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो इस लेवल पर काम करता है। डेटाबेस डिजाइनर जो है वो यहां पर करता है, वो क्या करता है, उस डेटाबेस के अंतर्गत जो डेटा है, टेबल्स है, उनका ब्लूप्रिंट तैयार करता है, डिजाइन करता है, जो कि आपको डायरेक्टली देखते पता चलता है कि इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है, रिलेशंस कौन से हैं, कौन सा डेटा है। और यहां पर आपको एक्शनल स्कीमा में ये पता चलता है कि ये जो है डेटा वो किस प्रकार से जो है दिख रहा है। और ये ध्यान रखना ये प्रति एक यूजर के लिए अलग अलग होता है। तो एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, सभी जने जो हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट डेटा इंडिपेंडेंसी के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको मैं जो है क्लियर कर रहा हूं, एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लें भाई इसका। तो देखिएगा अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक को बात कर रहे हैं वो है अपना डेटा इंडिपेंडेंसी, जो इसी से रिगार्डिंग है, ठीक है ना। अभी तक हमने जाना है कि ये किस प्रकार काम करता है थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, लेकिन इसके अंतर्गत जो डेटा इंडिपेंडेंसी का जो टॉपिक आता है वो किस प्रकार जो है, और ये बताएगा डेटा इंडिपेंडेंसी कि वो क्यों यूज किया जाता है, ये क्यों यूज किया जाता है। अभी तक आपने ये जाना है कि ये कैसे वर्क करता है, जिसमें जो एक्शनल व्यू होता है उसके अंदर यूजर का डेटा दिख जाता है, ठीक है ना, जो भी उसका और अलग अलग होता है उसका व्यू जो अलग होता है, इसके अंदर टेबल्स की इंफॉर्मेशन, रिलेशन और डेटा इंफॉर्मेशन जो भी है। और यहाँ पर आपको जो है आपको फिजिकल लेवल पर डेटाबेस जो है स्टोर किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी जो वास्तविकता का जो पता है वो आपको वास्तविक पता जो है यहाँ पर दिखता है। अब देखिएगा यहाँ पर ये इसी का ही टॉपिक है भाई, ठीक है। तो अब जो अपना टॉपिक है वो है अपना डेटा इंडिपेंडेंसी, डेटा इंडिपेंडेंसी। तो ये जो है आपके डेटा इंडिपेंडेंसी जो है वो ये बताती है कि थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का आखिर यूज क्यों किया जाता है। तो इसके अंदर के देखिएगा, पहला तो मैंने आपको बता दिया था कि यूजर जो है वो यहां तक एक्सेस ना करे और यूजर के पास जो है अलग अलग डेटा आ रहा है वो अलग अलग टाइप का आ रहा है। अब इसके अंतर्गत देखेंगे आप तो यहां पर आपको दो प्रकार की जो है इंडिपेंडेंसी मिलती है। फर्स्ट है आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और दूसरा होता है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। ये होते हैं दो प्रकार के इसके अंदर, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और एक होता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। अब यहां पर देखिएगा आप लॉजिकल डाटा और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब भी आप इस लॉजिकल लेवल पर अगर किसी भी डेटा में कोई चेंजेस करते हो तो उसका इफेक्ट जो है वो अन्य यूजर के व्यू लेवल पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि यूजर 1 ने लॉग इन किया है अपने उस एक्सटर्नल व्यू में, अब वो इस व्यू के थ्रू कोई भी डेटा को एक्सेस कर रहा है यहां से, तो अगर वो कुछ भी टेबल्स के अंदर चेंजेस कर रहा है तो उसका इफेक्ट किसी अन्य यूजर के जो है यहां पर इसके अंतर्गत जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक यूजर का
अलग अलग होगा आपका एक्सटर्नल व्यू। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने कोई वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया, जैसे यहां पर एसएससी या कोई भी आप जैसे एसएसओ है, जैसे सिंगल साइन ऑन, जो भी वेबसाइट है आपने लॉगिन किया, उस पर आपने क्या हुआ कि एसएसओ के अंदर आपका प्रोफाइल जो था उसको आपने अपडेट किया है। तो आपने जो प्रोफाइल के अंदर डिटेल अपडेट किए तो क्या वो उनके यूजर के अकाउंट में भी होगी? ना, नहीं होगी उसके अंतर्गत, क्योंकि वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्चुअल, आपके जो ये व्यू लेवल है उसके अंतर्गत ही चेंज करेगा। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब ये होता है कि लॉजिकल डेटा, ये लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या बताता है कि अगर इस लॉजिकल लेवल पर किसी भी टेबल्स के अंदर जो डेटा है उसके अंदर चेंजेस किया जाता है तो उसका इफेक्ट किसी अन्य यूजर के व्यू लेवल पर नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके व्यू लेवल पर ही पड़ेगा। ये होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिर आता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर फिजिकली किसी भी डेटा के अंदर अगर कोई भी चेंजेस किया जाएगा तो उसका इफेक्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पर नहीं पड़ेगा। टेबल्स की इंफॉर्मेशन तो वो की वो रहेगी, ठीक है ना। तो प्रत्येक यूजर का भी अलग अलग है, तो उसके अंतर्गत कोई भी चेंजेस नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ उसी यूजर के लिए जो है वो उसी यूजर के लिए वो है चेंजेबल रहेगा व्यू लेवल, ठीक है। तो ये होता है आपके, ये तो वैसे छोटा ही टॉपिक था, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल में ध्यान रखना है कि अगर आप इस लेवल पर, लॉजिकल लेवल पर कोई भी डेटा में चेंजेस करते हो तो उसका इफेक्ट किसी अन्य यूजर के व्यू लेवल पर नहीं पड़ेगा, उस यूजर के वन पर ही जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर फिजिकल स्कीमा के अंतर्गत अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उस यूजर के जो अकाउंट है उसके अंदर ही आपको चेंजेस मिलेगा, उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है उसके अंदर अलग से जो है दूसरों के लिए चेंजेस नहीं मिलेगा। यह है आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। तो आई होप आपको यहां पर ये दोनों के दोनों टॉपिक समझ में आ चुके होंगे। भाई अगर समझ में आ चुके हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, तो आपने आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है, मुझे जहां तक लगता है तो आपको बहुत इजी लेवल में समझ में आ चुका होगा। लेकिन आपको जो भी मेरे पास भाई बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मुझे बुक्स बताओ, वो बताओ, तो मैंने बुक्स आपको पर्सनली जब कॉल करते हो तो बताते हूं मैं। तो देखो, बुक्स के झंझट में फंसोगे तो भाई मैं खुला बोलता हूं कि आप उसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे। हर बुक्स की और हर एक लेखक की लैंग्वेज जो है वो चेंज है, और मैंने भी अगर इन नोट्स को बनाया तो अलग अलग बुक्स को पहले पढ़ा है फिर बनाए हैं। मैंने भी कोई एक बुक्स को उठा के आपके सामने नहीं रखा, तो इसलिए मुझे ये लगा है कि उसकी जो लैंग्वेज है आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। जबकि आप नोट्स और ये पढ़ लेंगे तो आपको बुक्स को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि मैं नोट्स लेके कहां से आ रहा हूं? बुक्स के अंदर से ही लेकर आ रहा हूं। मैं भी तो पढ़ा तो बुक्स से ही हूं ना, जो भी मीडिया सोर्स है जहां से है तो वहां से तो आपके सामने रख रहा हूं। तो भाई आपका ये एक बेकार जो क्वेश्चन होता है ना, बार बार आप रिपीट मत करें। हाँ, मुझे लगा है अगर कि भाई आपको यहां पर इस टॉपिक के लिए बुक्स पढ़ना जरूरी, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा उसके लिए, ठीक है। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आपको ये आज का वीडियो कैसे लगा है सभी अपनी राय दीजिएगा। और भाई आपके लिए एक टारगेट जो मैंने रखा था 10 के सब्सक्राइबर का, वो आप बहुत ही कम धीमी रफ्तार में चल रहे हो। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके अपने थ्रू जो है डेली उसको सब्सक्राइबर को जो है ये शेयर करते रहें, और हमारे इस चैनल को इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। इसी प्रकार से साथियों पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को आप जारी रखें। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।